विनोद अग्निहोत्री जी, सुप्रिया जी ये कह रही है कि एक बार फिर से आप ध्रुवीकरण वाली पॉलिटिक्स देखेंगे, ऐसी उम्मीद रखिए। लेकिन दूसरी तरफ से भी तो काट खोजा जा रहा है कास्ट सेंसस का, और यहीं पर अगर आप देखिए तो राजस्थान में अशोक गहलोत ने कास्ट सेंसस किया हुआ है, सिद्धारमैया ने कर्नाटका में किया हुआ है, लेकिन वो भी आंकड़े नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं। लेकिन प्रिएम्प्ट करके कि कास्ट ही वो धार है जिससे हम काट सकते हैं बहुसंख्यकवाद की बीजेपी की राजनीति को, इसलिए कास्ट सेंसस पर जोर दिया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से। छत्तीसगढ़ गए, वहां पर भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया, लेकिन सेंसस का डेटा नहीं रिलीज कर रहे हैं गहलोत साहब। अंजना जी, ये आज से नहीं हो रहा है। ये सामाजिक और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, ये आप याद करिए, जब 1990 में मंडल आया था, वीपी सिंह मंडल लेके आए थे, तो उसकी काट के लिए अडवाणी जी राम रथ यात्रा लेके निकल पड़े थे, कमंडल लेकर के। तो मंडल कमंडल की लड़ाई ये तब से शुरू हो गई है और तब से चल रही है। सामाजिक न्याय पर जातियों का ध्रुवीकरण और हिंदुत्व के नाम पर हिंदू और मुस्लिम ध्रुवीकरण, ये राजनीति तो इस देश में पिछले 25, 30, 40 सालों से चल रही है और वही अभी भी चल रही है। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पर तमाम सारी हिंदू समाज को एकजुट किया, और जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी दल है, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं, उनकी भी तमाम सारी नीतियों के कारण धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े हुए, उसकी वजह से भाजपा को और मौका मिला और उन्होंने हिंदुत्व का ध्रुवीकरण किया। और हिंदुत्व के ध्रुवीकरण में जो पिछड़े वर्गों का वोट था, जो कभी मंडलवादी पार्टियों के साथ था, वो जिस तरह से भाजपा के साथ 2014 से लेकर के 2014 से लेकर 2019 तक और 2022 उत्तर प्रदेश के ओवरले जुड़ा, तो उसकी काट के लिए अब दूसरा रास्ता जो है, एक मुद्दा जाति जनगणना का मुद्दा और महिला आरक्षण में पिछड़े वर्गों का आरक्षण का मुद्दा, ये मुद्दा विपक्ष ने उठाया है। तो जाहिर है जो एक तरफ के ध्रुवीकरण के काट के लिए दूसरा ध्रुवीकरण चलेगा। इसलिए आने जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, आप देखिएगा कि ध्रुवीकरण की राजनीति जो है तमाम सारे दूसरे मुद्दों की राजनीति पर हावी होती दिखाई पड़ेगी। ठीक है, रशीद साहब आपके पास आते हुए, सीएसडीएस का आंकड़ा यह बताता है कि 2004-2005 में ओबीसी वोट लगभग 25% के आसपास कांग्रेस पार्टी को जाता था, लगभग 23-24 बीजेपी को और 42 से 43% क्षेत्रीय दलों को। वहीं 2019 पहुंचते पहुंचते भाजपा बहुत आगे चली गई, 44%, सीएसडीएस का आंकड़ा कहता है 44% ओबीसी वोट गया बीजेपी को। वहीं कांग्रेस 15% में सिमट गई और जो क्षेत्रीय दल है वो भी 27 से 30 के बीच में सिमट गए। यह आंकड़ा क्या कहता है? क्या सिर्फ ये कह देना कि हिंदुत्व और हिंदुत्व के इर्द गिर्द ध्रुवीकरण की वजह से बीजेपी 14 और 19 जीती, या फिर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा भी उसमें निर्णायक दिखा, अगर हम इन 3 राज्यों के चुनाव को वार्म अप मैच माने 24 के लिए? किदवई साहब जी, अंजना जी, देखिए, आप अगर राजनीति देखें भाजपा की, तो भाजपा ने इस सिलसिले में बहुत ज्यादा मेहनत करी है ग्राउंड के ऊपर भी और 3 राज्यों में भी, कि पिछड़ों का उनको काफी व्यापक समर्थन मिला। और यहीं के ऊपर राहुल गांधी को एक मौका नजर आया कि जब वुमेन रिजर्वेशन बिल आया और उसमें कोटा विद कोटा नहीं हुआ और जाति जनगणना पे केंद्र सरकार जो है हिचकिचाहट कर रही है, तो अब राहुल गांधी, देखिए, कांग्रेस का मत अलग था पहले। अगर आप जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तमाम जो कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव वगैरह देखे तो जाति पे अहमियत नहीं थी। 1980 में इंदिरा गांधी का स्लोगन था कि जात पे न पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। लेकिन अब कांग्रेस ने उसका अपना एक स्ट्रेटेजी रिवाइज किया जो उनका एक हक बनता है, और उन्होंने जो है इंडिया अलायंस में, जिसमें कई जाति दलों पर, जाति समीकरणों पर आधारित जो दल है उनके साथ उनका समर्थन है, अलायंस है, और वो उस रणनीति के साथ जा रहे हैं। उनका कैलकुलेशन ये है कि अगर 2-4-5% का भी फर्क मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ हुआ पिछड़े वोट बैंक में, तो भाजपा के लिए समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। क्योंकि आप मध्य प्रदेश में देखें तो वोट परसेंटेज पिछले चुनाव में भी तकरीबन बराबर हुआ था। कांग्रेस को SC ST के वोट ज्यादा मिलते हैं और भाजपा को पिछड़ों के वोट ज्यादा मिलते हैं। लेकिन आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो आपसे ये पूछ रही थी कि क्या सिर्फ हिंदुत्व के इर्द गिर्द ध्रुवीकरण या पीएम मोदी का चेहरा? क्योंकि पीएम मोदी के ही चेहरे पर तीनों राज्यों में चुनाव में जाती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। तेलंगाना का भी जिक्र किया, छत्तीसगढ़ का भी उन्होंने कहा कि MP और राजस्थान खाली मत गिनिए। ऐसे में क्या सारा का सारा श्रेय सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति को जाता है या फिर पीएम के चेहरे की भी अहमियत रहती है?
बीजेपी के बहुत पक्ष होती में है, चलने सीएम वाला के था। चेहरे की, प्राइम मिनिस्टर के चेहरे की, हिंदुत्व को देखिए, ये एक पैकेज डील होती है जिसमें विकास के भी हमारे मित्र जो बता रहे थे कि भाजपा मध्य प्रदेश में इतनी सारी सड़कें बन गई, इतना विकास हो गया। उसके दूसरे पहलू भी है, दिन में 18 रेप और बलात्कार की घटनाएं होती है, क्राइम में भाजपा में मध्य प्रदेश एक पहले नंबर के ऊपर आता है। तो ये सारी, तो हर राजनीतिक दल जो है उसको एक पैकेज के रूप में पेश करता है। और जब जो हिंदुत्व की बात करते हैं तो अंजना, हमें मध्य प्रदेश में समझना चाहिए कि कमलनाथ कोई कम नहीं है। कमलनाथ ने जो एक अपने आप को भी एक हिंदुवादी नेता के रूप में प्रस्तुत किया और उसमें हाँ, कामयाब वो तो रहे। हनुमान एक यात्रा जो भी आप निकालते सीएसडीएस का कहा, हैं सी वोटर रशीद में भी साहब। बताया था कि हाँ, हाँ। उनकी रेटिंग जो है वो शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा है, मतलब एक ठीक है, हिंदुवादी नेता के रूप में। तो ये ठीक है, कांग्रेस यही की वहां पर एक उपलब्धि है कि कांग्रेस ने अपने जमीन पे अपने नेता को इस तरीके से वहां खड़ा किया है कि उसके ऊपर ये बहुसंख्यकवाद के मामले में भाजपा उनसे पार नहीं पा रही है। ठीक है, यही सवाल मैं आपसे अजय जी अब पूछना चाहती हूँ। क्या मौजूदा लोकप्रियता की रेटिंग्स में शिवराज सिंह चौहान को पीछे, क्योंकि पिछली बार अगर ईमानदारी से बताएं तो फिर तो अजय आलोक जी, बीजेपी हारी गई थी ना, कांग्रेस की सरकार बनी थी। वो तो सिंधिया साहब इधर आए, बाजी पलटी और वो फिर से सीएम बन गए। कुछ लोगों की किस्मत ऐसे ही चमकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी घटती हुई लोकप्रियता, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी मतलब एक के बाद एक जब आप शासन में लगातार रहते हैं बहुत ज्यादा होती चली जाती है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्या इसी वजह से शिवराज सिंह चौहान को थोड़ा दरकिनार करके मंत्रियों को, केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा है? ऐसे ही जब पिछला चुनाव था तो नारे लगते थे कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। बीजेपी को हरा दिया विधानसभा चुनाव में, राज्यसभा के जब लोकसभा चुनाव हुए तो सारी की सारी सीटें राजस्थान में बीजेपी को चली गई। क्या यही फैक्टर्स है जिसकी वजह से पीएम के चेहरे को आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं? देखिए, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अलग अलग रणनीति बनाना, अलग अलग रणनीतियों पर अमल करना, ये हर पार्टी का एक अपना प्रेरोगेटिव होता है। उसमें इतने कयास लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं इसका ताजा एग्जांपल आपको देता हूं। आपके सर्बानंद सोनोवाल असम के मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में चुनाव हम लोग लड़े, चुनाव खत्म हुए, हमारी जीत हुई। सर्बानंद सोनोवाल जी आगे केंद्र में, हेमंत बिश्वा शर्मा मुख्यमंत्री बन गए। मैंने कहा, आपको ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि भारतीय जनता पार्टी में पद का कोई महत्व नहीं है। पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, संसदीय दल सबसे इंपॉर्टेंट है। वो वहां की लोकल परिस्थिति और रणनीति को देख के उम्मीदवार देने का तय करता है। उसी के हिसाब से हमने केंद्रीय मंत्री या सांसदों को उतारा है। अगर हमारे पास ताकत है तो उस ताकत को हम चुनाव में नहीं झोंके तो क्या हम घर में रखें? हम ऐसे नहीं है कि चुनाव होगा तो हम नहीं जा रहे हैं, भाई हम इस प्रदेश में इस बार मन नहीं है जाने का, तुम लोग देख लो। ये हमारी रणनीति नहीं है। एक एक कार्यकर्ता इन्वॉल्व हो जाता है। कार्यकर्ता पार्टी लेवल से लेके, प्रवक्ता से लेके, बूथ लेवल तक लेके, पन्ना प्रमुख से लेके एक एक लोग इन्वॉल्व होते हैं। चुनाव हमारे लिए पूजा की तरह है और उसके लिए हमेशा हम तैयार रहते हैं, उसको पूरा डट के लड़ते हैं। मैडम कुछ कृषि बजट के बारे में बोल रही थी, तो थोड़ा मैं मध्य प्रदेश में कृषि बता देता हूं। हमारा कृषि बजट कांग्रेस जब छोड़ के गई तो 6.5 गुना बढ़ा, 1-2 गुना नहीं, 6.5 गुना। इनके समय में गेहूं उठाते थे ये लोग 4.31 मेट्रिक लाख टन, आज हम गेहूं उठाते हैं 70.96 लाख टन। कितने गुने बढ़े? 15 गुना। धान ये उठाते थे 95,000 मेट्रिक टन, हम धान उठाते हैं किसानों से 46.3 लाख मेट्रिक टन। 16% की ग्रोथ रेट लेके, 11 महीने हटा दीजिए करप्शन नाथ के, तो 16% की ग्रोथ रेट लेके मध्य प्रदेश आगे बढ़ा। बड़ा ओबीसी का आजकल गाना चल रहा है ना, ओबीसी। जरा पूछिए जरा अंजना जी इन लोग से कि एसटी, एससी, ओबीसी जिसकी लगभग 64-68% आबादी है मध्य प्रदेश में, उसके लिए बजट एलोकेटेड था मात्र 1056 करोड़। क्यों? हमने इस 1056 करोड़ को 64,390 करोड़ का बजट किया है इनके लिए। कितने गुने हुए? 64 गुना। ये होता है ओबीसी के बारे में सोचना, एसटी और एससी के बारे में सोचना। हम सिर्फ गाना नहीं गाते हैं, हम सोचते हैं और काम करके दिखाते हैं। हेल्थ बजट 580 करोड़, इतना बड़ा राज्य मध्य प्रदेश, मात्र 580 करोड़, आज 16,000 करोड़ है। एजुकेशन बजट 2,500 करोड़ भी नहीं था, आज 36,000 करोड़ का एजुकेशन बजट है। कितने मेडिकल कॉलेजेस खुले, कितनी मेडिकल सीट्स बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश के विकास की गाथा अगर देखनी हो ना तो भोपाल से इंदौर ट्रैवल कीजिए, उज्जैन ट्रैवल कीजिए। जब उज्जैन महाकाल कॉरिडोर देखेंगे, वो आज तक कोई कांग्रेस जलन के मारे देखने नहीं गया। इनको तो भगवान से नफरत हो जाती है। राम मंदिर देखने नहीं गए, काशी कॉरिडोर नहीं गए, और वहां भी महाकाल भी नहीं गए। तो ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। एक डेवलपमेंट मॉडल और डेवलपमेंट जमीन पे उतार के, और जहां तक रही हिंदुत्व तो हमारी विचारधारा है, उससे तो हम अलग जा ही नहीं सकते। उसको आप जो कहिए कि अपने हिंदुत्व की पिच पे खेलेंगे, हिंदुवादी पिच पे खेलेंगे, और वो सुप्रिया जी बोलने लगे
कि फिर से पोलराइजेशन होगा, ये होगा। अरे पोलराइजेशन हम कहां करते हैं? पोलराइजेशन करने में तो सबसे ज्यादा आगे आप रहती हैं। अभी संसद में ही लेके 2 सांसद सदस्यों के बीच में वैसा वैसी हुई, अब शब्द बोले गए, उसको जोड़ दिया पूरे मुस्लिम समुदाय से। कौन कर रहा है तुष्टीकरण? आप कर रही है, हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने डेवलपमेंट पिच पे स्ट्रांग हैं और मध्य प्रदेश की जनता देख रही है, राजस्थान की जनता देख के भुगत के समझ चुकी है। और अच्छा हुआ, मैं कहूंगा 18 के चुनाव हम लोग हारे और 11 महीने के लिए सत्ता में आए। मध्य प्रदेश की जनता को एहसास हो गया कि कांग्रेस के वापस सत्ता में आने से क्या होता है। और इसलिए मैं इस बार दावे से आपको कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश हम 150 से ऊपर अकेले जीतेंगे।